जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास ज़रूर कर रहे होंगे। तो कल हमने यूपी स्पेशल की क्लास ये जो शुरू की है, तो उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी और इसी क्लास के बाद हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। और इसमें ये मैप जो आपको उत्तर प्रदेश का दिया गया है, ये आपको अपनी नस नस में बसा लेना है, याद रखिए। क्योंकि जब आप इसकी लोकेशन देख लेंगे कि कौन सा ज़िला कहाँ पर है, कौन सी चीज़ कहाँ पर है, तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। इसलिए मैप अपनी नज़रों में ज़रूर, अपने जहन में इसको ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ साथ इसकी अगर आप पीडीएफ भी लेना चाहते हैं तो आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। आपको टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेना और टेलीग्राम लिंक आपको इसी की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ज्वाइन करने के बाद आपको वहाँ पर पीडीएफ भी मिल जाएगी, ताकि आप ये मैप अच्छे से और भी याद कर लें। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश का भौतिक संरचना और उसकी जलवायु। तो उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना और उसकी जलवायु को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना पढ़ने के लिए हमें थोड़ा मैप का ज्ञान भी होना आवश्यक है। तो इसी में यहाँ पर ये जो दिखाया गया है आपको आकृति, ये जो गोल गोल आपको इस तरह से बना हुआ दिख रहा है, इसको हम कहते हैं ग्लोब। क्या कहते हैं इसको? इसको हम कहते हैं ग्लोब, या फिर इसको कहते हैं हिंदी में जियोइड। क्या कहते हैं? जियोइड के नाम से भी इसको हम जानते हैं। क्या कहते हैं? जियोइड, या फिर इसको हम ग्लोब कहते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इस ग्लोब पर जो ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट रेखाएं खींची जाती हैं। अच्छा, पहले आपको दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है। एक बार यहाँ देखिए, इधर ये क्या होता है हमारा ईस्ट यानी कि पूर्व, इधर होता है हमारा वेस्ट यानी कि पश्चिम, इधर नॉर्थ यानी कि उत्तर, और इधर होता है हमारा साउथ यानी कि दक्षिण। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो ये रेखाएं आपको खिंची हुई दिखाई दे रही हैं, इन रेखाओं को हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। और जो आपको नॉर्थ से साउथ की तरफ जो ये रेखाएं खिंची हुई दिखाई दे रही हैं, इन्हें हम कहते हैं देशांतरीय रेखाएं। क्या कहते हैं? ये देशांतर रेखाएं हैं। और ये क्या है हमारी? ये है हमारी अक्षांश रेखाएं। तो यहाँ पर जो ये रेखाएं हैं, ये जो आपको ये वाली रेखा दिख रही है, ये है 0 डिग्री की रेखा। इसे हम कहते हैं विषुवत रेखा या इक्वेटर, या इसी को हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। फिर इसके ऊपर आपको दिख रही होगी ये वाली रेखा। तो 23.5 डिग्री की जो अक्षांश रेखा होती है उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि जब हमने इसको यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया 0 डिग्री से, तो ये ऊपर वाला होता है नॉर्थ ग्लोब यानी कि उत्तरी गोलार्ध, और ये होता है साउथ ग्लोब यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री की रेखा है, इसे हम कहते हैं कर्क रेखा, और दक्षिणी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री पर रेखा होती है, इसे कहते हैं मकर रेखा। तो अब हमें देखना है कि इसकी लोकेशन कहाँ पर है उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की अगर यहाँ बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की लोकेशन हम देखेंगे, अगर बात की जाए तो इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो इसका अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 52 मिनट। क्या पढ़ते हैं हम इसको? ये आपको पढ़ना भी आना चाहिए। इसको हम क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर 31 डिग्री 28 मिनट। ये दिख रहा होगा आपको। तो इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है? 31 डिग्री 28 मिनट से 23 डिग्री 52 मिनट है। और यहाँ पर इसका हम देशांतरीय विस्तार देखें तो देशांतरीय विस्तार कितना है? 77 डिग्री 05 मिनट से लेकर 84 डिग्री 38 मिनट तक क्या है इसका विस्तार है, ये देशांतरीय विस्तार है। तो जब आप इन दोनों को यहाँ देखेंगे तो ये देशांतरीय विस्तार ये इस तरह से दिख रहा है आपको, और अक्षांशीय विस्तार इस तरह से। तो यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा है, ये जो मैंने डार्क किया हुआ है यहाँ डिब्बा, ये क्या है? यही है हमारा उत्तर प्रदेश। तो ये है पूरे वर्ल्ड के मैप पे उत्तर प्रदेश की लोकेशन, यहाँ पर स्थित है हमारा उत्तर प्रदेश। इतनी बात क्लियर है। उत्तर प्रदेश, तो देखिए यहाँ पर लिखा है पहला, ग्लोब पर वेस्ट टू ईस्ट यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर जो खींची गई ये काल्पनिक रेखाएं हैं, इन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और नॉर्थ से साउथ की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखिए उत्तर प्रदेश का जो विस्तार है, अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का अगर उत्तर से इधर हम देखें, यहाँ पर मैं बता देती हूँ आपको। हमने मान लिया कि ये जो उत्तर प्रदेश का ये वाला जो एरिया है, ये हमने उठा के यहाँ रख दिया, ये हमारा उत्तर प्रदेश का नक्शा मान लो कि ये हो गया उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का जो पूर्व से पश्चिम की ओर, इधर पश्चिम से पूर्व की ओर जो विस्तार है, ये है टोटल 650 किलोमीटर। कितना है? तो इसका ईस्ट टू वेस्ट जो इसका पूरा विस्तार है वो 650 किलोमीटर है। और नॉर्थ टू साउथ इसका विस्तार अगर हम बात करें तो इसका विस्तार है 240 किलोमीटर। कितना है? 240 किलोमीटर है इसका विस्तार।
किधर, नॉर्थ से साउथ। तो ये है इसका विस्तार ईस्ट टू वेस्ट 650 किलोमीटर और नॉर्थ टू साउथ है 240 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश के अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पर इसका ये एरिया आपको याद रखना है, कितना है इसका एरिया, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल अगर हम देखें परसेंटेज के हिसाब से तो ये टोटल भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के आधार पर चौथे स्थान पर आता है। भारत में क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, चौथा। यहीं पर अगर हम बात करें तो पहला स्थान जो आता है वो आता है महाराष्ट्र का। भाई क्षेत्रफल के आधार पर अगर भारत में देखें तो पहला स्थान किसका आता है, महाराष्ट्र का आता है। महाराष्ट्र नहीं, राजस्थान का। क्षेत्रफल के आधार पर जो सबसे बड़ा राज्य है वो कौन सा है, राजस्थान। तो सबसे पहले राजस्थान आता है, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश आता है और तीसरे नंबर पर आता है हमारा महाराष्ट्र आता है। तो पहले पर राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पर, दूसरे पर मध्य प्रदेश आता है, तीसरे पर हमारा आता है महाराष्ट्र और चौथे पे हमारा आता है उत्तर प्रदेश। ये था हमारा क्षेत्रफल के आधार पर। और अगर जनसंख्या के आधार पर पूछेगा तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे आता है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के आधार पर कौन से नंबर पे आता है भारत में, पहले नंबर पे। चलिए अब देखो, अब बात करेंगे यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सीमाएं। अभी तो हमने देखी थी उसकी भौगोलिक स्थिति कि वो कहाँ पर स्थित है। अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश की सीमाएं। यदि हम प्राकृतिक तरीके से देखें नेचुरली तो वो क्या क्या है, कैसा दिखाई देता। तो ये जो हमारा उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश के आपको नॉर्थ में यानी कि उत्तर की तरफ दिखाई देती है हिमालय की पर्वत श्रृंखला जिसका नाम है शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक पर्वत श्रृंखला आपको उत्तर में दिखाई देगी उत्तर प्रदेश के, जो कि उत्तराखंड और नेपाल में भी पड़ती है। इसके पश्चिम में अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के तो आपको दिखाई देगी यमुना रिवर। और यदि आप देखेंगे पूर्व में तो आपको गंडक नदी दिखाई देगी। और गंडक नदी को नेपाल में नारायणी के नाम से जानते हैं, ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गंडक नदी को नेपाल में हम नारायणी के नाम से जानते हैं। और उत्तर प्रदेश के दक्षिण में आपको दिखाई देगी विंध्य रेंज। क्या दिखाई देगी, तो विंध्य रेंज। तो उत्तर में है शिवालिक हिमालय, पश्चिम में है यमुना, पूर्व में है गंडक नदी और दक्षिण में है विंध्य रेंज। और गंडक को नेपाल में कहा जाता है नारायणी। अब देखिए यहाँ पर जो दिखाया गया है ये उत्तर प्रदेश का हमने विभाजन किया हुआ है, किस किस तरीके से हम इसका विभाजन करते हैं, इसका भौतिक विभाजन। तो इसका जो भौतिक विभाजन है वो हम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो इसका रीज़न है ये है भाबर। ये जो ऊपर जो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा ये हिमालय पर्वत, ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये पर्वत दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो पर्वत आपको दिखाई दे रहे हैं तो ये है हिमालय का पहाड़ वाला एरिया, जो सबसे ऊपर आपको पहाड़ पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। फिर इसके बाद जो आपको ये लाइनिंग वाला एरिया दिखाई दे रहा है, ये लाइनिंग वाला एरिया, ये वाला सारा एरिया कहलाता है, ये है हमारा भाबर और तराई वाला रीजन। उसके बाद ये जो रीजन बीच में दिखाई दे रहा है आपको ये वाला, ये रीजन है हमारा मैदानी भाग कहलाता है। और इसके बाद जो ये नीचे वाला दिखा रखा है, ये यहाँ पर ये वाला जो एरिया है ये है सारा का सारा हमारा दक्षिण का पठार। और ये जो आपको इस तरह से दिखाई गई हैं ये है पर्वतीय चोटियाँ दिखा रखी हैं। इतनी बात समझ में आ रही है। तो हम यहाँ पर इसको उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक संरचना अगर हम देखें तो इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। और वो 3 पार्ट कौन कौन से होंगे, तो उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाजन में हम 3 पार्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। क्या पढ़ेंगे, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। और उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है या उत्तर का जो मैदान है इसे हम 2 पार्ट में पढ़ते हैं, भाबर में और तराई में। किस किस में पढ़ते हैं, भाबर में और तराई में। फिर दूसरा हम पढ़ेंगे मध्य का मैदान और तीसरा पढ़ेंगे फिर दक्षिण का पहाड़ी और पठारी क्षेत्र पढ़ेंगे इसमें हम। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे भाबर क्षेत्र की। तो भाबर क्षेत्र की अगर हम बात करें तो भाबर क्षेत्र क्या होता है, आपको पहले तो यही पता होना चाहिए कि भाबर क्षेत्र हम किसे कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे उत्तरी वाला क्षेत्र है इसको हम भाबर क्षेत्र कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आपको जो भूमि दिखाई देगी वो ऊबड़ खाबड़ रहती है ज़्यादातर, और यहाँ पर कंकड़ पत्थर आपको दिखाई देंगे।
तो देखिए जब ये किस तरह से ये क्षेत्र बनता है मैं आपको पूरा एक बार समझा देती हूँ। जैसे कि आप ये पहाड़ देख रहे हैं, ये आपको पहाड़ दिख रहे हैं, तो ये जो पहाड़ है इन पहाड़ से छोटी-छोटी नदियाँ निकलती हैं और जब ये नदियाँ निकलती हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंकड़ पत्थर होते हैं। बहुत ज़्यादा कंकड़ पत्थर होने के कारण क्या होता है, ये नदियाँ यहाँ पर छिप जाती हैं, यहाँ पर ये नदियाँ हमें दिखती नहीं हैं। और जहाँ पर कंकड़ पत्थर और मोटा जो बालू होते हैं, बालू के कण होते हैं मोटे-मोटे, तो इस भाबर क्षेत्र में नदियाँ अदृश्य हो जाती हैं, दिखाई नहीं देती। भाबर क्षेत्र में क्या होता है, नदियाँ अदृश्य हो जाती हैं, ये हमें दिखाई नहीं देती हैं। और जब ये नदियाँ हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देती, तो इसी क्षेत्र को कहा जाता है भाबर क्षेत्र। लेकिन इसके निक्षेप के बाद जब ये नदियाँ इसके नीचे से होती हुई निकल के आ जाती हैं नीचे की तरफ, तो ये वाला क्षेत्र जो होता है इसको हम कहते हैं तराई वाला रीजन। क्या कहते हैं इसको, तराई वाला रीजन कहते हैं। और ये हमारा दलदली एरिया होता है। तो भाबर क्षेत्र में क्या होता है, नदियाँ अदृश्य हो जाती हैं और जबकि तराई वाली क्षेत्र में क्या होता है, महीन कणों वाला यहाँ पर एरिया होगा और यहाँ पर दलदली आपको दलदल वाले एरिया दिखाई देंगे और इसमें पाई जाती है दोमट मिट्टी। कौन से रीजन में, तराई वाले रीजन में। तो जो भाबर क्षेत्र है इसका निर्माण किससे होता है, अभी हमने देखा कंकड़ पत्थरों से इसका निर्माण होता है। और भाबर क्षेत्र के विस्तार की अगर बात की जाए तो ये सहारनपुर से लेकर कुशीनगर तक आपको इसका विस्तार देखने के लिए मिलेगा और इसका टोटल विस्तार 34 किलोमीटर, कितना है, 34 किलोमीटर तक आप इसका विस्तार देखेंगे। और ये पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर इसकी चौड़ाई क्या होती जाती है, कम। अगर यहाँ से ऐसे चलता रहा चौड़ा तो ये क्या होता जाएगा, पूर्व में आता है, इसकी चौड़ाई क्या होती जाती है, कम होती जाती है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये हमारा भाबर क्षेत्र के बारे में हमने जाना। अब देखिए तराई क्षेत्र में क्या होता है। जो तराई क्षेत्र होता है इसमें मैंने अभी आपको बताया, तो ये जो नदियाँ होती हैं, क्योंकि भाबर क्षेत्र में तो ये कंकड़ पत्थर की वजह से इसके अंदर छिप जाती हैं, लेकिन तराई में ये बाहर निकल के आ जाती हैं, तो यहाँ पर नदियाँ क्या होती हैं, दिखाई देती हैं। और इसका निर्माण कैसे होता है, तो महीन कणों के द्वारा होता है। और यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है वो कैसी होती है, दोमट प्रकार की मिट्टी होती है। क्षेत्र कैसा होता है, दलदली क्षेत्र होता है। और जलवायु की अगर हम बात करें तो जलवायु हमारी उष्ण और आर्द्र होती है। और इसका जो उष्ण आर्द्र जलवायु होती है ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है भाई, उष्ण जलवायु कहाँ पर होती है, जो कर्क रेखा के पास वाला एरिया होता है। क्योंकि कर्क रेखा के पास क्या होता है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, जिस वजह से यहाँ पर उष्ण जलवायु होती है। और आर्द्र होती है क्योंकि यहाँ पर साउथ वेस्ट जो हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून है, उसके कारण यहाँ पर जो जलवायु है वो आर्द्र होती है। तो इन दोनों का मिक्सअप होने के कारण यहाँ की जलवायु बहुत खतरनाक होती है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती है तराई वाले रीजन की। और इसमें क्या होता है, इससे यहाँ पर मलेरिया, फाइलेरिया, जापानी इंसेफेलाइटिस, इस तरह के रोग फैल जाते हैं। अगर बात करें पेयजल की, तो यहाँ पेयजल उचित मात्रा में मिलता है तराई वाले रीजन में, पीने वाला पानी बढ़िया मिलता है। वनस्पति की बात की जाए अगर, तो तराई वाले रीजन में यहाँ पर साल, सेमल, साजू, हल्दू और लंबी घास भी यहाँ पर पैदा होती है। उपज की अगर बात करें तो यहाँ पर क्योंकि तराई वाला रीजन है, पानी की कमी नहीं है, पानी यहाँ खूब होता है, तो यहाँ पर धान और गन्ने की खेती भरपूर मात्रा में की जाती है। इसका जो विस्तार है तराई रीजन का, वो सहारनपुर से कुशीनगर तक या कुशीनगर देवरिया तक आपको इसका विस्तार देखने के मिलता है तराई रीजन का। ये जस्ट भाबर के नीचे, जो भाबर क्षेत्र है उस भाबर के जस्ट नीचे वाला एरिया ही होता है तराई क्षेत्र का। इसमें क्या होता है, पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर जो इसकी चौड़ाई है वो 80 से 90 मीटर क्या हो 90 किलोमीटर क्या होती है, ये 90 मीटर बढ़ती जाती है। तो 80 से 90 किलोमीटर तक इसकी जो चौड़ाई है वो बढ़ती जाती है। अब दूसरा है मध्य का मैदान। पहला तो अब हमने पढ़ लिया, पहला हमने पढ़ लिया और अब हम पढ़ रहे हैं दूसरा, मध्य का मैदान। तो मध्य के मैदान में पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, जिसे हम काप मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। और इस काप मिट्टी का निर्माण जो होता है वो कीचड़ और बालू के द्वारा होता है। तो जो काप मिट्टी होती है इसका निर्माण किससे होता है, हमारा कीचड़ और बालू से होता है। और जलोढ़ मिट्टी, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा मिट्टी उत्तर प्रदेश में कौन सी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी ही सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी भी हमारी दो तरह की होती है, एक तो होती है खादर और एक होती है हमारी बांगर। कौन कौन सी होती है, एक होती है खादर और एक होती है बांगर। तो खादर और बांगर क्या होती है, पहले हम ये समझ लेते हैं। देखिए ये हमारा लैंड वाला एरिया हो गया, यानी कि ये हमारा भूमि वाला एरिया हो गया। और इसमें से यहाँ से कोई नदी गुजर रही है, क्या गुजर रही है, कोई नदी गुजर रही है। तो जब ये नदी यहाँ से गुजर रही है तो आप देखेंगे
कि इसमें नदी का पानी यहाँ पर पहले यहाँ पहुँचा था, नदी का पानी, और बाद में कहाँ पहुँचता है, यहाँ पर। तो वो वाला क्षेत्र जहाँ पर नदियों का पानी पहले पहुँचा करता था लेकिन अब नहीं पहुँचता, और ये वाला जो क्षेत्र है जहाँ पर पानी अब नहीं पहुँचता, इसको हम कहते हैं पुरानी जलोढ़। क्या कहते हैं इसको? इसको, इस वाले एरिया को कहते हैं पुरानी जलोढ़, या इसी को हम कहते हैं बांगर। क्या कहा जाता है? बांगर। क्या कहा जाता है इसी को? बांगर, पुरानी जलोढ़। और ये जो यहाँ पर, ये क्या है, यहाँ पर नया नया पानी आएगा इसका, भाई ये नदी है, पास वाला एरिया है, तो इसको हम कहते हैं क्या? तो इसको हम कहते हैं खादर। तो नए वाले एरिया को कहते हैं खादर, और पुराने वाले को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। तो जो बांगर होती है, इसमें क्या होता है, इसमें रे और कलर मिलते हैं, और जबकि जो खादर होती है ये नवीन जलोढ़ होती है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। तो जो नवीन जलोढ़ होती है इसको हम किस नाम जानते हैं? इसको हम जानते हैं खादर के नाम से। और ये वाला क्षेत्र जो होता है वो नीचा क्षेत्र होता है, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बाढ़ आती रहती है। इसी के साथ जो प्राचीन जलोढ़ होती है, इस क्षेत्र को हम बांगर क्षेत्र कहते हैं, और ये क्षेत्र ऊंचा होता है और बाढ़ का पानी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। और इसमें क्या होता है, कैल्शियम की ग्रंथियाँ और कंकड़ पत्थर इसमें पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो ये क्या होती है, शुष्क होती है। यहाँ की जो मिट्टी होती है वो कैसी होती है? शुष्क होती है, और यहाँ पर वर्षा भी कम होती है, तो इसी रीज़न से यहाँ की मिट्टी कैसी होती है? शुष्क होती है। और बहुत टाइम से यहाँ पर, क्योंकि बाढ़ का पानी नहीं आया हुआ होता है और बहुत टाइम से इस पर कृषि की जाती है, तो इसलिए यहाँ की मिट्टी अनुपजाऊ भी होती है, ये जो बांगर मिट्टी होती है। इसी के साथ अगर हम बात करें इसका जो ढाल है बांगर, इसका मध्य के मैदान का, तो मध्य के मैदान का जो ढाल है वो हमारा उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व की ओर है। और इसमें जो फसलें होती हैं, यहाँ पर ये फसल होती हैं, ये रबी और खरीफ की फसलें आपको यहाँ पर मेनली देखने के लिए मिलती हैं। तो ये कौन सा है? ये है हमारा मध्य का मैदान। अब देखते हैं अवनलिका पर्दन क्या होता है। तो अवनलिका पर्दन में क्या होता है? अवनलिका पर्दन हम क्या किसे कहते हैं ये समझिएगा। तो जब बरसाती जो नदियाँ होती हैं, ये क्या करती हैं, बरसाती नदियाँ अपने साथ ही पहाड़ों से जो मिट्टी काट काट कर ले जाती हैं। तो जब ये अपने साथ मिट्टी काट काट कर ले जाती हैं तो वहाँ पर जो बन जाते हैं, बहुत बड़े बड़े बीहड़ बन जाते हैं। और यहीं पर आपने देखा होगा, यहीं ये जो चंबल रिवर है, चंबल रिवर क्या बनाती है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर बीहड़ आपको दिखाई देंगे। चंबल और यमुना के आसपास की जो नदियाँ हैं वो भी इसको बनाती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें चंबल और उसकी सहायक नदियाँ जब बीहड़ का निर्माण करती हैं, तो ये जो बीहड़ होते हैं बड़े बड़े, इनमें क्या होता है, ये डकैत यहाँ पर छिपते हैं आकर पुलिस से। तो ये जो बरसाती नदियाँ होती हैं उनके द्वारा बीहड़ों का निर्माण होता है, और ये 10-10 मीटर तक मिट्टी को बहा के ले जाती हैं। अब हमारा आता है तीसरा, दक्षिण का पठारी मैदान। तो दक्षिण का जो पठारी मैदान है, इसको हम प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी भाग भी मानते हैं। जो हमारा पूरा भारत है, भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है उसका उत्तरी भाग जो माना जाता है, ये दक्षिण के पठारी भाग को माना जाता है। और इसी के साथ यहाँ पर जो ये आपको दिखाई दे रहा है, विंध्य श्रेणी क्रम की जो चट्टानें हैं, ये प्री कैम्ब्रियन युग की हैं। कब की हैं ये? प्री कैम्ब्रियन युग की हैं। ये विंध्य श्रेणी की क्रम की जो चट्टानें होती हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो बघेलखंड और बुंदेलखंड का, जो यहाँ पर आपको बुंदेलखंड का पठार दिखाई दे रहा है, और ये मध्य भारत का पठार जो होता है, ये सभी का सभी ये दक्षिणी पठार का हिस्सा है, उत्तर प्रदेश का। इसी के साथ यहाँ बात की जाए तो दक्षिणी पठार में क्या होता है, दक्षिणी पठार में वर्षा कम होती है। वर्षा क्या होती है? कम होती है। और यहाँ पर भीषण गर्मी होती है, क्योंकि यहाँ वर्षा कम होती है तो इसलिए गर्मी क्या होती है, यहाँ पर कम होती है। और वो जब भीषण गर्मी होती है, इसी के साथ यहाँ पर वृक्ष जो होते हैं वो छोटे छोटे वृक्ष होते हैं। यहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है, और जलाशयों का निर्माण जो है यहाँ पर किया जाता है सिंचाई तथा पीने योग्य जल की व्यवस्था के लिए। तो यहाँ पर जलाशयों का निर्माण करके क्या की जाती है, सिंचाई की जाती है। और पीने के जल की व्यवस्था भी किसके द्वारा की जाती है, जलाशयों का निर्माण करके की जाती है, क्योंकि इन एरिया में पानी की क्या होती है, कमी होती है। तो ये जो बुंदेलखंड नीच में हमें क्या मिलते हैं, बुंदेलखंड नीच में हमें खनिज मिलते हैं। और कौन कौन से खनिज मिलते हैं हमें बुंदेलखंड नीच से? तो हमें क्वार्ट्ज मिलता है, क्लोराइड मिलते हैं, फेल्ड्स्पार मिलता है, हर्नब्लेड क्लोराइड मिलता है। तो ये सारे जो खनिज हैं ये हमें कहाँ से मिलते हैं, बुंदेलखंड नीच से मिलते हैं। इसी के साथ यहाँ पर क्या होता है, बारिश तो यहाँ पर कम होती है और टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है। जब टेम्परेचर हाई होता है और बारिश क्या होती है, कम होती है, तो यहाँ की जो मिट्टी है वो रेतीली और बलुई मिट्टी मिलती है हमें यहाँ पर। लेकिन ये जो फेल्ड्स्पार है, जब इसका अपघटन होता है तो इससे चिकनी मिट्टी मिलती है। फेल्ड्स्पार के अपघटन से कैसी मिट्टी का निर्माण होता है, तो चिकनी मिट्टी का निर्माण होता है। और इसकी
जो हमारा दक्षिण का जो पठारी हम भाग पढ़ रहे हैं, इसका जो औसत ऊँचाई है, इसकी औसत ऊँचाई होती है 300 मीटर और इसका ढाल है साउथ से नॉर्थ की तरफ को, यानी कि साउथ से नॉर्थ ऐसे इसका ढाल ऊपर की तरफ को दिखाई देगा आपको। और मुख्य फसलें कौन-कौन सी होती हैं यहाँ पर? तो चना, अरहर, सरसों, गेहूँ, ज्वार इनकी क्या होती है मेन फसलें होती हैं। और नदियाँ कौन-कौन सी बहती हैं यहाँ पर दक्षिण की तरफ? तो ये चंबल, काली, सिंध, बेतवा, केन, सोन ये सारी रिवर बहती है। जलवायु कैसी है यहाँ पर? हमने देख ही लिया कि टेम्परेचर हाई होता है, वर्षा क्या होती है? कम होती है। तो वर्षा कम होगी तो पेड़ छोटे-छोटे होंगे। उपज सर्दियों की यहाँ पर फसलें अच्छी होती हैं, जैसे कि अभी हमने देखा कौन-कौन सी थी? ज्वार, गेहूँ, चना, मटर ये और मसूर। अब देखिए यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश का यहाँ पर वार्षिक हमने वर्षा का ये मैप लिया है। यहाँ देखेंगे अगर हम तो सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो कहाँ पर होती है? गोरखपुर में। ये याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा वर्षा होती है गोरखपुर के अंदर। कहाँ पे होती है? गोरखपुर में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और सबसे कम जो वर्षा होती है वो होती है हमारी मथुरा में। सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? उत्तर प्रदेश के अंदर। तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा मथुरा में और सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो गोरखपुर के अंदर होती है। ठीक है? और यहाँ पर जो ये वाला जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये मध्यम वर्षा वाला है। यहाँ पर सही वर्षा होती है, ना कम ना ज़्यादा। लेकिन ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला एरिया, यहाँ पर क्या होती है? कम वर्षा होती है। और जहाँ पर आपको बिल्कुल खाली-खाली इस तरह का दिखाई दे रहा है, यहाँ पर तो बहुत ही सबसे कम मतलब वर्षा यहाँ पर ही होती है। ठीक है? चलिए आगे देखेंगे। अब यहाँ पर है जलवायु। अब देखते हैं हम उत्तर प्रदेश की जलवायु किस-किस तरह की हमें दिखाई देती है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, तो आप एक लाइन में आंसर करेंगे इसका कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। कैसी जलवायु उत्तर प्रदेश की? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। उत्तर प्रदेश की जलवायु की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो कृषि जलवायु प्रदेश है वो है 9। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं? तो वो कितने हैं हमारे? 9 हैं। इसी के साथ यहाँ पर आपको ये ग्लोब दिख रहा है फिर से। अब हमने इसको यहाँ पर कटिबंध के आधार पर डिवाइड किया है। तो ये 0 डिग्री की रेखा हमारी इक्वेटर है और 0 डिग्री से 23.5 डिग्री का जो क्षेत्र होता है, चाहे उत्तरी गोलार्ध में हो, चाहे दक्षिणी गोलार्ध में हो, इसे हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। और 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री वाला जो क्षेत्र है दोनों ही एरियाज़ में, इसको हम शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। और जो ये वाला एरिया है 66.5 से लेकर और ये पूरा 90 डिग्री तक यहाँ तक, इस एरिया को हम कहते हैं ये नॉर्थ नॉर्थ पोल है हमारा। यहाँ क्या है? ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो 66.5 डिग्री से लेकर ये पूरा यहाँ पर 90 डिग्री पर हमारा जो पोल होता है यहाँ तक पूरा क्या कहलाता है? ये शीत कटिबंध होते हैं। ये उत्तरी शीत कटिबंध और ये दक्षिणी शीत कटिबंध। इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए तो आगे समझते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो हम जलवायु पढ़ते हैं ऋतुओं के अकॉर्डिंग, वो हम 3 प्रकार की ऋतुएँ देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु जो मानी जाती है उत्तर प्रदेश में वो मार्च से जून तक मानी जाती है। अगर बात की जाए औसत तापमान की, तो ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान जो होता है वो हमारा 36 डिग्री सेंटीग्रेड से 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपको देखने के लिए मिलता है। और न्यूनतम तापमान जो होता है गर्मियों में वो 21 डिग्री से 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। जून 2019 में बांदा का टेम्परेचर यहाँ पर सबसे ज़्यादा नापा गया था, या इसका टेम्परेचर जो निकाला गया था सबसे ज़्यादा वो बांदा का निकला था। और इसका टेम्परेचर था कितना था टोटल? 49.2 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना था? 49.2 डिग्री सेंटीग्रेड। अब तक का सबसे ज़्यादा जो है ये बांदा का ही है। और उत्तर भारत में आपको पता है उत्तर भारत में या फिर हम उत्तर प्रदेश पढ़ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर लू चलती हैं और लू जो होती है पछुआ पवन होती हैं और ये बहुत गरम-गरम और शुष्क हवाएं होती हैं। और ये सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक हमें देखने के लिए मिलती हैं गर्म हवाएं, जिन्हें हम उत्तर प्रदेश में लू कहते हैं। और ये मई जून के महीने में सर्वाधिक चलती हैं। उत्तर प्रदेश में ही अगर हम बात करें तो औसत जो तापमान है वो अधिकतम सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा? वो आपको झांसी और आगरा में देखने के लिए मिलता है। सबसे ज़्यादा तापमान गर्मियों में झांसी और आगरा में मिलेगा और सबसे कम तापमान जो मिलता है गर्मियों में उत्तर प्रदेश के अंदर वो हमें बरेली में मिलता है। ठीक है?
अब देखेंगे वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु का आगमन जो होता है वो 15 जून के आसपास से माना जाता है। जून के 3rd या 4th वीक में यहाँ पर ये वर्षा ऋतु शुरू हो जाती है। भारत के अंदर तो 5 जून से मानसून आ जाता है, और जबकि हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगभग 15 जून से यहाँ पर मानसून का आगमन हो जाता है, जो कि 5 अक्टूबर तक होता है। लगभग 75 से 80% वर्षा हमारी दक्षिण पश्चिमी मानसून से भी हो जाती है। सबसे ज़्यादा वर्षा भारत के अंदर हमारे उत्तर प्रदेश में यही कराता है। उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो यूपी का जो सर्वाधिक वर्षा वाला महीना है वो जुलाई और अगस्त है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, और टेम्परेचर जो होता है मैक्सिमम वर्षा ऋतु में वो 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और मिनिमम कम से कम होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अभी हमने देखा था सबसे ज़्यादा वर्षा जो हुई थी वो गोरखपुर में होती है, और सबसे कम जो वर्षा होती है वो कहाँ पर होती है, मथुरा में होती है। तो सबसे कम मथुरा में वर्षा होती है, केवल कितने दिन, 32 दिन होती है, और सबसे ज़्यादा मथुरा में सबसे ज़्यादा गोरखपुर में होती है 56 दिन वर्षा। और कितनी होती है, तो 184.7 डिग्री 184.7 सेंटीमीटर तक होती है ये वर्षा। अगर बात की जाए वर्षा की, तो पूर्वी अगर साइड देखें हम, तो पूर्वी साइड में लगभग 112 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। मध्य मैदान में 94 सेंटीमीटर वर्षा होती है। पश्चिम में 84 सेंटीमीटर होती है, और दक्षिण के पठारी भाग में 91 सेंटीमीटर तक हमारी वर्षा होती है। वेस्ट में अगर बात करें तो वर्षा की अवधि सबसे कम होती है, और ईस्ट में वर्षा की अवधि क्या होती है, अधिक। ये बात तो अभी आपको यहाँ से क्लियर हो गई होगी गोरखपुर और मथुरा, क्योंकि गोरखपुर बिल्कुल इधर ईस्ट में पड़ता है और ये मथुरा इधर वेस्ट में पड़ता है। ठीक है, आगे देखेंगे अब शीत ऋतु। शीत ऋतु में जो यहाँ पर बात करें, शीत ऋतु कब से कब तक मानी जाती है, ये नवंबर से फरवरी तक शीत ऋतु मानी जाती है, और सबसे ठंडा महीना माना जाता है जनवरी का। और अभी आप देख रहे हैं जनवरी का महीना चल रहा है और कितनी ठंड पड़ रही है, तो सबसे ज़्यादा जो ठंडा महीना है वो जनवरी का माना जाता है। जब हम साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते हैं, तो साउथ से जब नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो तापमान क्या होता है, हमारा तापमान घटता है, और जब हम नॉर्थ से साउथ की तरफ आते हैं तो हमारा तापमान क्या होता है, तापमान इंक्रीज होता है, तापमान बढ़ता है। तो तापमान क्या होता है, जब हम साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो तापमान घटेगा, और जब हम नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगे तो तापमान क्या होता है, हमारा बढ़ता है। कर्क रेखा से अगर हम दूर की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और जितने ज़्यादा टेम्परेचर होगा, जितनी ज़्यादा हम कर्क रेखा की तरफ आएंगे उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों की अगर हम बात करें तो मैदानी भाग में जो टेम्परेचर होता है मैक्सिमम, वो आपको 27.2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादातर मिलता है, इससे ज़्यादा मिलेगा, और मिनिमम कम से कम आपको 8.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक देखने के लिए मिलता है। जबकि पठारी भाग का जो टेम्परेचर है वो मिनिमम तो आपको 13 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड देखने के लिए मिलता है, और मैक्सिमम 28.3 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपको देखने के लिए मिलता है। जबकि शीत ऋतु में अगर बात की जाए वर्षा की, तो जो शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात या फिर जो हमारा पश्चिमी विक्षोभ होता है, इसके द्वारा ये लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर तक वर्षा ये हमारी सर्दियों में इसी से होती है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण क्या होती है, 10 से 15 सेंटीमीटर तक वर्षा सर्दियों में शीत ऋतु में होती है। और राजस्थान में इसे कहा जाता है मावट। क्या कहा जाता है राजस्थान में इसको, पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा जो वर्षा होती है इसको मावट कहते हैं। क्लियर है इतनी चीज़ें? चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, बाकी फिर मिलेंगे कल नई क्लास के साथ, क्वेश्चंस के साथ। तो तैयार रहिएगा नेक्स्ट क्लास के लिए, और इस क्लास को अच्छे से समझिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।